यफ़क़हू क़ौली वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल बिल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मर्द और ख़वातीन इस खुतबा जुमा के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में जिस उन्वान और टॉपिक पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा वो, इससे पहले आसाम में NRC हुआ था तो एक डर का माहौल बना था, फिर अब बिहार का इलेक्शन हो रहा है तो फिर वही डर का माहौल, इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, 11 डॉक्यूमेंट होना, 15 डॉक्यूमेंट होना, फला होना, ये होना, तो फिर एक माहौल बन रहा है। और इस डर के माहौल में फिर लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हो ये कि गलत कदम उठा लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं जिस चीज को आप जहन में रखो, ये है कि सच हमेशा सच ही होता है, उसको आपको तब्दील करने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर वो छोटे ही शक्ल में क्यों ना हो, वो सच है। उस सच को आप किसी झूठ से तब्दील करना चाहेंगे, चाहे झूठ जितना भी बड़ा हो, वो आपको नुकसान देने वाला है। इसलिए कि अगर एक डॉक्यूमेंट में आपने तब्दीली की तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो इससे पहले का है वो मेल नहीं खाने वाला है, चीजें साबित नहीं होने वाली फिर याद, और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ बातें शायद हम समझ भी नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जिसकी उम्र आज 50 साल है, मतलब 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ, ठीक है, और आपको लगता है कि उस शख्स का भी कोई डॉक्यूमेंट जरूरी है जिसको हम ऐसे तरीके से बनाएं, और आप जाकर उसका कोई गलत डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जबकि उसके दूसरे सही डॉक्यूमेंट मौजूद है। लेकिन आपको लगा बर्थ सर्टिफिकेट ही सबसे अहम है तो चलो 1950 में हमारे वालिद या 51 में, 55 में, 60 में पैदा उनका बना लेते हैं, और जाके कुछ भी गैर गलत चीजें कर रहे हैं। तो आप याद रखिए अगर उनके डॉक्यूमेंट में आपने गड़बड़ की और वो झूठ साबित हुआ तो पूरे बाकी के लोगों का मामला झूठ साबित हो जाएगा। कितना बड़ा खतरा ये गलत काम करके हम ले रहे हैं, जबकि उस उम्र में जब बर्थ सर्टिफिकेट बनते ही नहीं थे तो उसका सवाल होने वाला भी नहीं है। उनके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, कौन सी है वो किसी को भी नहीं पता, ये भी बता दूंगा आपको। हाँ, ये अलग बात है जो लिस्ट लोग बता रहे हैं वो आसाम के जो NRC के अंदर 11 से 14 डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कबूल की थी वो लिस्ट को लोग बता रहे हैं। हो सकता है हमसे भी वही लिस्ट कबूल की जाए या ना कबूल की जाए, कोई नए डॉक्यूमेंट की फरीज दी जाए, या और भी आसानी दे दी जाए कि ये नहीं बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट साबित कर दो, एक टैक्स पावती लेके आ जाओ पुरानी 1971 से पहले की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में वो जाके उनको भी एक कुछ तो भी गलत सलाह पता नहीं क्या कर रहे हैं तरीकेकार, और एक सर्टिफिकेट बना के ला रहे हैं। अब सोचिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, एक शख्स जिसका सर्टिफिकेट उसके बाद वालों के लिए लिंकिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि एक शख्स आज पैदा हो गया तो वो हिंदुस्तान का नागरिक बन गया। कुछ लोगों की तारीखें रखूंगा, उनके लिए जरूरी कि उनके वालिदैन हिंदुस्तानी हो साबित करें। तो अगर वहां आपने गलत डॉक्यूमेंट बना भी दिया तो आप पूरी नस्ल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो लिहाजा ये गलतियां मत कीजिए, इसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब पैनिक होकर डर के मारे गलत फैसला लेना ये और बड़ी गलती में इंसान को डालेगा। तो लिहाजा वो सवाल इतना अहम नहीं था मेरे लिए। सवाल में जो बात कही गई थी कि हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, उसको अब QR कोड स्कैन करते हैं तो वो अब बोलता है कि जेन्युइन नहीं है, ये सबसे बड़ा गलत काम हुआ। तो ये गलती कोई ना करे बोल के आज जुमा का खुतबा मैंने सोचा, ऐसा ना हो कि फिर लोग परेशान हो और फिर उस गलती को छिपाने के फिर एक गलती करें। एक स्टोरी है छोटी सी, आपने कभी कोई हिंदी की किताब में बचपन में पढ़ी होंगी कि एक पॉकेट मार रहता, वो जाके एक आदमी का पॉकेट मार लेता और बहुत आसानी से मार लेता। जब पॉकेट मार लेता तो रश रहता बहुत, तो पीछे चलते रहता उसके। जब पीछे चलते रहता तो वो आगे डिस्कस करते बाप बेटे, मतलब एक छोटा बच्चा रहता उस आदमी जिसका इसने पॉकेट मारा चोर ने, वो बोलता है कि बेटा मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसे जमा किए कि इस मेले के अंदर तुमको कोई चीज दिलाऊंगा। और वो बड़ा भावुक हो जाता, मतलब बहुत ज्यादा गमज़दा और फलसफाना बात कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। अब चोर सुनते रहता पीछे, तो चोर को गिल्ट फील होता, अरे यार बहुत बड़ी गलती किया, तो अब क्या है पॉकेट वापस डाल देना चाहिए, क्योंकि एक बाप बेटे को कुछ दिलाने आए। तो निकालते वक्त नहीं पकड़ा जाता हो, जब पॉकेट डालता जब पकड़ा जाता, और जो मारते उसकी हड्डी पसली कर देते। तो ऐसा ना हो जाए कि पॉकेट निकालते वक्त तो पकड़े नहीं गए, पॉकेट डालते वक्त पकड़े जाएंगे, वापस इश्यूज हो जाएंगे। मतलब एक गलती की फिर सोचेंगे अब गलती की इस्लाह करूं, फिर दूसरी गलती होंगी याद, और फिर उससे बड़े नुकसान होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उम्मत मुस्लिमा में लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हर आदमी जो डरा हुआ है वो ये कर रहा है। वो सिर्फ हम नहीं है, वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग कर सकता। जाहिर सी बात है सबका मसला है कि लिंकिंग डॉक्यूमेंट बिहार में मांगे जा रहे हैं, या जो सारी चीजें हो रही है वो कोई कम्युनिटी से नहीं हो, वो सभी से मांगे जा रहे हैं। तो इसमें तो बहुत सारे हमारे SC ST OBC भाई है जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है कुछ चीजें साबित करना, उनकी गुर्बत और उनकी हालात ऐसे नहीं होती कि ये सब चीजें बनाए। तो इस चीज को समझना जरूरी है।
अब दुनियावी इन मामलों को समझना क्यों जरूरी है, वो बात भी हम सीरत से देखते हैं। सबसे पहले जो मुसलमानों का हमारा एटीट्यूड है, डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है, फलां की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, कागजात की क्या जरूरत है, दुकान खोले तो लाइसेंस की क्या जरूरत है, गाड़ी चलाए तो उसमें लाइसेंस क्या जरूरत है, गाड़ी खरीदो तो उसमें पेपर देखने की क्या जरूरत, जमीन लो तो उसमें क्या जरूरत है, प्लॉट लो तो उसके अंदर क्या जरूरत है, क्लियर देखने, बस डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है। तो ये भी अहम चीज है याद रखिए। सीरत से हमको एक वाक़या मिलता है, उस वाक़े को गौर से अगर आप समझे तो इसमें बात कुछ समझ में आएगी। वाक़या इस तरह से याद रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब आपने मक्के में दावत दी और यहाँ आपकी दावत का मरहला एक तरह से खत्म हो रहा था और लोगों ने बड़ा जुल्म और ज्यादती की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगा कि मैं अब यहाँ से निकलकर ताइफ जाता हूँ दावत देने। ताइफ जाने के आपके दो मकसद थे, एक तो ये कि वहाँ के लोगों को दावत दूं, और अगर ताइफ के लोग दावत को कबूल कर लेते तो मैं वहां बस जाऊंगा। अब मक्का मैं छोड़ता हूँ, मतलब मक्के की रेसिडेंशिप में अब छोड़ दूंगा और जाके ताइफ में बच जाऊंगा। एक तो उनको दावत दूंगा, दूसरा फिर मैं बच जाऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मनसूबा बनाकर गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुछ और बात मंजूर थी। वहां के लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। बात नहीं मानने के अलावा आपको वहां से निकाल भी दिया, मतलब आपको यहाँ की रेसिडेंशिप तो नहीं मिलेंगी, आप ताइफ के नागरिक तो नहीं हो सकते, तो आपको निकाल भी दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें ले गए थे, एक दावत दूंगा, दावत उन्होंने कबूल नहीं की, दूसरा मैं रह जाऊंगा, अब रह नहीं सकता। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस मक्का आते हैं तो आपको पता है इशू क्या है, क्या इशू था मालूम? मक्का की सिटीजनशिप आपकी जा चुकी थी, अब मक्का में आपको दाखिला नहीं था। ये सीरत का वाक़या आपने सबने पढ़ा होगा। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां के बड़े बड़े सरदारों को अप्रोच कर रहे हैं कि कोई जाकर अब मेरे लिए अमान ले। अमान क्या होता था? अमान ये होता था उस जमाने में कि कोई इंसान अगर मक्के का रहने वाला नहीं है, तो अगर उसे मक्के में रहना, यहाँ कमाना है, यहाँ जिंदगी गुजारना है, तो उसको कोई मक्के का बड़ा सरदार अमान दे, ये कहे कि ये मेरे मातहत है, अब मैं इसकी तरफ से सिफारिशी बनता हूं, मैं वसीला हूं इसके लिए, मैं गारंटर हूं इसका, इसको बोलते थे अमान, इसको रहने दो। तो उसके वजह से इस शख्स को अंदर रहने दिया जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए वापस आए, तब आपको पता था मेरे यहाँ की सिटीजनशिप जा चुकी है। मतलब उस जमाने में कोई सिटीजनशिप कार्ड पासपोर्ट नहीं होता था, लेकिन मक्के वालों को पता था कि इन्होंने ताइफ में पनाह लेने की कोशिश की, लिहाजा मक्के में ये नहीं आ सकता, तो लिहाजा आपका अंदर दाखिला ममनू था। आपने कई सरदारों को अप्रोच किया, कोई भी आगे नहीं आया, कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अमान हम कोई भी नहीं दे सकते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास गए जिसका नाम मुतिम बिन अदी था। ये काफिर था और कुफ्र की हालत में, नॉन मुस्लिम कंडीशन में इनकी इस शख्स की जो है इंतकाल भी हुआ था। मतलब ये इस्लाम ना उस टाइम में मुसलमान था ना बाद में कभी इस्लाम कबूल किया। मुतिम बिन अदी ये भी सरदार था और ये सरदार था यादव बनु नौफैल का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास अप्रोच किया इस इरादे से कि पहले भी ये शख्स जो है आया था बीच में बचाने के लिए। कब आया था? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पूरे जो है बनु हाशिम कबीले का बाइकआउट कर दिया गया था और इनको मक्का से निकाल के दो पहाड़ों के बीच में रख दिया गया था, एक वादी के अंदर। तो ये 3 साल भूख के, परेशानी के, तंगदस्ती के थे कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम में से किसी एक शख्स को अगर सूखे पत्ते या चमड़ा मिल जाता तो हम लोग उसको जलाते, उसकी राख में पानी मिलाते और उसी को खाते। ये उनका खाना था। मतलब वो भूखमरी थी, खाना नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, कोई रिश्ते नहीं करता था, तिजारतें सब दुकानें उधर है, ये लोग इधर बंद है, सब ठप। और सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे कबीले बनु हाशिम का, चूंकि बनु हाशिम सपोर्ट में थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी दावत की हालांकि कबूल नहीं की थी लेकिन सपोर्ट में थे। बाइकआउट। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हम पत्ते जला लेते, पत्तों को पानी में मिलाते थे, पेस्ट बन जाता, उसको पीते। तो ये हालत। तो उस टाइम में भी जो शख्स आगे आया था वो था मुतिम बिन अदी। इसने कहा था कि चूंकि अब कोई बोल रहा था कि कोई बोला था मेरा भी दिल है कि ये नहीं होना चाहिए, फला सरदार बोला मेरा भी दिल है नहीं बोलना चाहिए, फला सरदार बोला मेरा भी दिल है नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये था पहले कौन बोलेगा मेरा दिल बोलता है कि बनु हाशिम के साथ ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे भाई है, ये खुरैश कबीला था ना, याद रखे, बड़ा ऊंचा कबीला। तो मुतिम वो शख्स इसने कहा कि मैं खिलाफ हूँ इसकी, तो दूसरे ने कहा मैं खिलाफ हूँ, किसी ने कहा मैं खिलाफ हूँ, चौथे ने कहा मैं खिलाफ। बाइकआउट 3 साल का खत्म किया गया। ये था मुतिम बिन अदी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतिम बिन अदी से कहा अब तुम मान दो मुझे। अब मैं ताइफ गया था इस नियत से, अब मक्के वाले तो वापस आने नहीं देंगे, तो अब तुम अमान दो, सिटीजनशिप तुम्हारे जरिए मिलेंगी। अब मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, मक्के में रेसिडेंस नहीं बन सकता हूँ यहाँ। तो मुतिम बिन अदी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अमान में, इन्हें आने दिया जाए। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने दिया गया। याद रखिए इस बात। तो यहाँ मुतिम बिन अदी ने अमान ली, एक नॉन मुस्लिम काफिर सरदार ने काम किया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि आप एहसान फरामोश नहीं थे, याद रखिए,
आप लोगों के एहसानों को याद रखते, न सिर्फ याद रखते, उनको लौटाने की पूरी जिंदगी में कोशिश करते थे। लोगों को बोलते भी थे कि ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में जब ये मशवरा दिया गया कि लोगों को हम क्या करेंगे, कंपनसेशन लेके छोड़ देंगे, कुछ लेंगे और उनको छोड़ देंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक बात का ऐलान किया था और सहाबा से कहा था कि सहाबा मेरी इस बात को गौर से सुनो। जंगी बदर की बात सही बुखारी में वाक़या आपको तफसीलन मिलेगा। आपने फरमाया अगर मुतिम बिन अदी आज जिंदा होता और इनके तरफ से वसीला बनता, गारंटर बनता, तो याद रखना मैं बगैर कुछ लिए के पूरे कैदियों को रिहा कर देता। 70 कैदी पकड़े गए थे। तो आप क्या फरमा रहे हैं, अगर मुतिम बिन अदी जिंदा होता, वैसे एक आदमी एक ही अमान ले सकता है, वो क्या करे, जिंदा होता और अगर मुझसे इनका वसीला बनता, आकर कहता कि मोहम्मद इनको रिहा कर दो, तो मैं पूरों को रिहा कर देता बगैर कुछ कंपनसेशन लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम बता रहे कि मुतिम बिन अदी का क्या मुकाम था आपकी नजरों में। चूंकि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 मरतबा मदद की थी, पहली मरतबा पूरे बनु हाशिम की और दूसरी मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमान देकर वापस मक्का में लाया था। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेसिडेंशिप उसने दी थी सेकंड टाइम, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के कबायली रूल के मुताबिक कबीले से निकलने के बाद दोबारा वापस शहर में नहीं आ सकते थे। तो समझ रहे हैं आप बात को, दुनियावी हालात होते हैं ऐसे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुए। तो उस जमाने का पेपर मुतिम बिन अदी था, जिसने कहा कि मोहम्मद मेरी अमान में है। ठीक है, तो अब मुतिम बिन अदी तो नहीं आने वाले हैं और ना ही मुसलमानों ने मुतिम बिन अदी जैसे हालात रखे। हमने, आप में से कितने लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनका कोई एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, दोस्त है, जिसके पास जाकर वो मजबूरी में मुसीबत में कभी आवाज दे सकता है कोई? तो वो भी नहीं हमारे पास। तो मुतिम बिन अदी भी नहीं है हमारे पास। ये सीरत के वाकयात मामूली वाकयात नहीं होते हैं, ये सीरत की बातें मामूली बातें नहीं होती है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे अमल, उसका एहसान को याद करना कोई मजाक नहीं है। हम ये नहीं करें कि उनके माहौल से, उनके दीन से आप मरगूब हो जाए, उनके त्योहारात में आप घुस जाए, उनकी ग्रीटिंग्स को आप अपना ले, उनके तरीके पे आप चले, वो नहीं कह रहे। लेकिन ताल्लुकात तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारी कौम है, हम उन्हीं में से निकले हुए लोग हैं। ठीक है, एक अलग बात है हमारा मजहब अलग। मुतिम बिन अदी जैसे लोगों से हमारे ताल्लुक भी नहीं आज, न सियासत में जो मुतिम बिन अदी बैठे उनसे और न ही दुनिया में जो मुतिम बिन अदी उनसे हमारे ताल्लुकात हैं। बताइए कि मुसलमान कौम का किसी मुतिम बिन अदी जो सियासत में उससे कोई ताल्लुक है, जो आज हमारे लिए खड़े होंगे, हमारे लिए बात करेगा? बताइए, नहीं आपके पास। तो हमने क्या क्या मालूम, अपने आप को दुनिया से ऐसा काटा। हालांकि दुनिया के बारे में यही कहा जाता है कि दुनिया खेती आखिरत की है। तो दुनिया में जियोगे तो आखिरत बनाओगे ना। बहरहाल एक वाकया था, ताकि मैं कॉन्टेक्स्ट में जोड़ रहा हूँ उसको हमारे माहौल से। तो बहरहाल मुतिम बिन नदी से किया और अल्लाह के रसूल ने एहसान याद किया था। अब मैं जो कहूँगा आपसे, पहली चीज, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, डर वगैरह का कोई माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी दुरुस्त चीज नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब आप अपने आप को डर के माहौल में डालकर खुद ही ये साबित करें कि मैं ही चोर था, इसकी जरूरत नहीं बोलना। बेचारा कुत्ते को देखिए, वो किसके पीछे भागता है? जो खामोखा उसके सामने भागता है। जब आपने कुछ नहीं किया तो आप खड़े रहिए। आप इस मुल्क के शहरी है, आप यहीं पैदा हुए, आप यहीं मरना चाहते हैं, आप इस मुल्क के लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो आपका, जो इस मुल्क का हक है और हमारा दीन, इसे हम रोकता भी नहीं। तो लिहाजा को पैनिक को डरने की जरूरत नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, हर चीज में इंसान अपडेट रहे। लेकिन अपडेट का मामला क्या है हमारा? बस हाल की बदहाल, हाल का बेहाल मामला है कि कागजात के मामले में हम कहीं भी अपडेट नहीं। न किसी के पास आज घर का कोई कागज मौजूद है, न किसी के पास जमीन का कोई कागज मौजूद है, न किसी के पास जो गाड़ी चला रहा है उसका कोई कागज अपडेट मौजूद है, न किसी के पास जो दुकान खोला उसका कोई लाइसेंस, शॉप एक्ट, अगर खाना बेचता है तो फूड एंड ड्रग्स का लाइसेंस, कोई चीज मौजूद नहीं। क्योंकि मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों की जरूरत नहीं है। फरिश्ते आते हैं, हमारी मदद करते हैं और चले जाते हैं। ये आपने फिर पैसों रुपयों को ये समझा कि ये तरीक़ेकार है, इससे हम बच जाएंगे, ये फलां है तो इनके जेब में डाल दो, उनके हाथ में रख दो। अरे ये जेब में हाथ में डाल के तुम अपने आप की खुद हाथ और पैर काट रहे हो। जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन में फिट होते तो बड़े बड़े काम कर सकते थे, नहीं फिट होने के चक्कर में आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ लोग तो चाहते हैं कि तुम लोग चीट करके पास हो। हम समझे चीटिंग करने जो कॉलेज हमको दे रहा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो चाहते हैं कि तुम चीट करो और तुम बर्बाद करो अपने आप। वो चाहते हैं कि तुम पेपरलेस जिंदगी गुजारो और बर्बाद करो दुनिया और आखिरत। तो क्या कर रहे हो तुम? तो कोई जमीन नहीं, कागज नहीं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मांगो तो कुछ भी नहीं। 10वीं पास है, कब पास हुए तो वो लाए नहीं, बोले मैंने आज तक जाके कभी मार्क्स में उसकी जरूरत ही पड़ी, 11वीं में को पढ़ना नहीं था। अरे ठीक है, नहीं पढ़ना था, डॉक्यूमेंट तो लाता, पास हुआ, कोई परवाह नहीं किसी को कोई चीज की, किसी डॉक्यूमेंट की। जॉब है तो उसका कोई ना लेटर है ना कोई छोड़ने का कोई वो है, लीगल कोई इशू है तो कोई डॉक्यूमेंट आज नहीं है कि अब्बा की जमीन थी, एक लीगल झगड़ा था,
लाओ, क्योंकि ये लीगल झगड़ा भी उनके सिटीजनशिप साबित करेंगे। आज मान 1971 से पहले अगर कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट वालिद के नाम से होगा तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है कि यहाँ के नागरिक थे। अब पता नहीं यार, केस तो लड़े थे लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। अब जाहिर सी बात 71 का केस तो ऑनलाइन भी नहीं मिलने वाला है। कहाँ है वो? थे चचा के पास, थे चचा के पास फला गए, उनकी मौत पे यहाँ थे, शायद अम्मी ने जला दिए, चूहों ने खा गए और उसको फला चीज ले गई। अरे वो एक केस था, डॉक्यूमेंट तो रखना चाहिए था। किसके ऊपर वो क्या लीगैलिटी है, व्हीकल कौन सी चला रहा है उसकी क्या लीगैलिटी है, एनजीओ चला रहा था उसको कोई सर्टिफिकेशन ऑडिट नहीं है, बिजनेस कर रहा है तो उसको कुछ नहीं है। तो लिहाजा हम एक पेपरलेस कम्युनिटी जीना चाह रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा फायदा देना चाह रहे हैं। कागजी मत बनाओ, क्या तमाशा है ये क्या जिंदगी जीने का तरीका है? जो दिन आपको मामूली मामूली चीजों के ऊपर आगाह कर रहा है, जो दिन आपको छोटे से छोटी चीज के अंदर एहतियात की बात कर रहा है, आपने मजाक बना लिया उसका। पानी में वजू में इसराफ ना करने का हुक्म दिया जा रहा, ज्यादा पानी इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं जा रहा, मतलब वहां भी एहतियात का हुक्म दिया जा रहा। पानी है ना, कितना वेस्ट करे तो क्या होता, नहीं कहा जा रहा नहीं, एक बार मिनिमम 3 बार मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। मतलब देखिए एहतियात का पहलू, मैं कितना ही भाऊंगा, मैं तो कुएं के पास रहता हूँ, नहीं बहा सकते। 3 बार धोना है बस आ जाओ, 1 टाइम नहीं धुला तो 2nd टाइम, नहीं धुला तो 3rd, इसके बाद इसराफ है, ज्यादती है, ये वजू नहीं होगा फिर आपका। मैक्सिमम है 3, तो हम तो 3 से शुरू हो रहे थे 33 तक जा रहे हैं हम। धोते ही बैठा है वो, हाथ धो रहा, बात करते करते पूरा, क्या ये तमाशा। तो हर चीज का एक वो है, तो क्या वो कागज जिस जमीन पर रह रहे उसके मामले में मामलात उसको सुधारने का हुक्म नहीं देंगे? देंगे भाई। हजरत उमर अपनी जमीन को वक्फ कर रहे हैं, वक्फ के उसमें मैंने रखा था, लिखा रहे हैं वक्फ, और लिखना मजाक नहीं था, लिखने के लिए चमड़ा लगता था, लिखने वाले लोग कम थे, चमड़े के लिए जानवर, अब समझ रहे आप, उतने मुश्किल में भी लिखाया जा रहा, चूंकि अहम चीज, अहम चीज कागज की बात है ना, लिखाया जा रहा है। हजरत उमर ने वक्फ की जमीन को लिखाया, उन्होंने दे दिए, इन्होंने बोल दिए, बाद में बच्चों ने आगे कब्जा कर लिया, बस उनके जिन्होंने वक्फ किए थे। क्यों? तो बोले अब कागज कहाँ है, कोई अल्लाह रहम करे। बहरहाल तो ये सब किया गया। तो आइए बस मुख्तसर से, सिटीजनशिप एक्ट हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बना था 1955, इसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके अंदर 6 तरमीमात हुई 1955 के बाद से अब तक। आखिरी तरमीम थी, इसका नाम था CA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली लाई गई, ये लाई गई कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में वहां की माइनॉरिटीज, जिसमें मुसलमानों को छोड़कर अगर किसी पर जुल्म होता है तो उनको हमारा मुल्क सिटीजनशिप दे देगा, अगर वो लीगल तरीके से हमारे मुल्क में आते हैं या इलीगल तरीके से 2014 से पहले आए थे तो उनको सिटीजनशिप नागरिकता मिल जाएगी। तो ये उसका आखिरी अमेंडमेंट था, जिसपे काफी लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, अगर आप सब जानते हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत हमको नहीं याद। तो ये एक्ट है 55 का, और उसके बाद इसके अंदर 6 तरमीमात। अब तरमीमात के बाद अब क्या है ये एक्ट, उसमें मुख्तसर से सिर्फ 3 नुकाते याद रखने के लिए वो रखता हूँ आपके सामने, इसी को समझ लीजिए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पहला ये एक्ट बोलता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ, याद रखिए, और वहां से लेकर 1 जुलाई 1987, ये कट ऑफ डेट याद रखिए, 1 जुलाई 1/7/1987, 1987 ये कट ऑफ डेट है। इसमें जो पैदा हुआ ये इसकी पैदाइश की वजह से हिंदुस्तानी है, बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ पैदा हुआ तो नागरिकता हो गई उसकी बाय डिफॉल्ट। समझ रहे आप? अब इसको वो साबित करने के लिए पैदा हुआ था, वो कहीं डॉक्यूमेंट दे सकता है, वो बाद में मैं लिख सकता हूं आपके सामने। समझ रहे? तो क्या हुआ, 26 जनवरी 1950, चूंकि इस टाइम जो है जमहूरियत बना था इंडिया, आजाद तो 47 में हो गया था, लेकिन एक जमहूरियत बनने के लिए याद रखिए ये इस टाइम हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को याद रखिए तय किया गया है। तो वहां से लेकर 1 जुलाई 1987 से जो भी पैदा हुआ वो इंडियन सिटीजन हो गया। तो अगर आप 87 से पहले पैदा हुए तो आपको अपना साबित करना, आप पैदा हुए, आपके बच्चे खुद ब खुद साबित हो जाते हैं। अगर बच्चों के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपके नहीं है तो नहीं हो सकते आप साबित, ना बच्चे हो सकते। फिर ये बात याद रखिए, कट ऑफ भी याद रखिए। हम क्या समझ रहे हैं, मैंने इसलिए कहा 1950 के आदमी को आपने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, लिंक कैसा करेंगे दोनों को, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ये। तो अगर आप 1987 से बाद पैदा हुए तो खाली आपको आपके डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अब्बा के भी होना। ये बात याद रखिए, हम समझते खाली बच्चा तो साबित हो गया, चलो मतलब गलत सोचा, लेकिन मेरा लोग चलो मैं गया तो चलता, कहीं नहीं जाने वाले इंशाल्लाह। आप बच्चों का तो हो जाएंगे, बच्चों का भी नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो ना हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। अरे कम से कम डेथ सर्टिफिकेट तो बनाते, अगर मर गए थे लोग तो वो भी नहीं बनाते, बनाए तो वो लेते भी नहीं। अल्लाह रहम करे, डॉक्यूमेंट्स का ये हाल है। तो बहरहाल ये हो गया पहला जो अमेंडमेंट बोलता है, एक्ट बोलता है। तो ये हो गया, ये पैदाइश से हो गए।
अब ये चाहे इनके माँ बाप कोई भी होंगे, कोई से परवाह नहीं, ये पैदा हो गए यहाँ के नागरिक। अब दूसरा इसका क्लॉ क्या बोलता है वो भी सुनिए, तीन ही बातें इसमें से मैं रख रहा हूँ। दूसरा, अगर तुम 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए और 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए, ये भी कट ऑफ डेट है, तो तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक का इंडियन होना जरूरी है। कोई एक ऐसा, माँ या तो इंडियन सिटीजन हो या बाप इंडियन सिटीजन हो, या माँ या बाप में से किसी एक के कागजात प्रूफ होना जरूरी है। सेकंड के ना भी हो तो कंसिडर किया जाएगा। ये दूसरा इसके अंदर है। तब यहाँ पे लिंक आ गया फिर से कि 87 में नहीं है तो उसके बाद साबित करना पड़ेगा, उसके बाद की नस्ल के लिए। तीसरा जो उसके अंदर है वो ये है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए उनके माँ बाप का हिंदुस्तानी होना जरूरी है, पहला। अगर माँ बाप हिंदुस्तानी नहीं है तो किसी एक का हिंदुस्तानी होना जरूरी है, दूसरा। और एक का हिंदुस्तानी होना जरूरी है और दूसरे का हिंदुस्तानी ना भी हो तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना, वो घुसपैठिया नहीं होना चाहिए उसको। 87 से 2004 तक के अंदर ये नहीं है, वो कोई भी हो सकता माँ बाप, मतलब माँ या बाप साबित हो गया, दूसरे का साबित ही नहीं करना है, वो इलीगल है नॉन इलीगल है उसकी बात ही नहीं होने वाली, खत्म हो गया इशू। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद एक्ट क्या बोल रहा है, दोनों होना भारतीय नागरिक, दोनों में से कोई एक होना भारतीय, लेकिन अगला पार्टनर जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना, तो उसको ये भी साबित करना है कि वो लीगली कहां से आया हुआ है। ठीक है, तो ये है एक्ट। तो इतना ही जानना था और कुछ इसके आगे पीछे वो सब तफसीलात की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नेशनलिटी की कई तरीके हैं जिससे इंसान नेशनल बनता है। हमको डिस्कस करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है उसकी। ये बात एनआरआई के लिए भी होगी कि उसका बच्चा कहीं भी पैदा हो कोई मसला नहीं, उसके माँ बाप इंडियन है तो इंडियन बन जाता है, ये बाय डिफॉल्ट है। हाँ, अगर वो किसी ऐसे मुल्क में जाओ इंडियन नेशनलिटी नहीं लेके वहां के लिए चाह रहा है उसका मतलब, जैसा कि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में ये रूल था, यूएस में तो शायद ये खत्म हो गया, बाय बर्थ, वर्चू ऑफ बर्थ, आप पैदा हो गए तो आपको नेशनलिटी मिल जाती थी। यूएस में बंद हो गया, 5 साल रहना है वो वगैरह वगैरह सारा उन्होंने उसूल ला दिया। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में अभी भी आपका बच्चा अगर वहाँ पैदा हो जाए तो होता है ऐसा। लॉकडाउन में कई लोगों के साथ हुआ, घूमने गए थे, लॉकडाउन लग गया, वहीं रह गए, प्रेग्नेंट थी औरतें, बच्चे हो गए, बाय बर्थ वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल हो गए, उनको नेशनलिटी मिल जाती है, वो लेना नहीं लेना उनके ऊपर है। बहरहाल समझ रहे बात को, तो ये 3 बातें थी बस, खत्म। इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। 87 से पहले कि लोगों को अपना डॉक्यूमेंट बनाना है, साबित करना है, तो उनके बच्चे वगैरह खुद हो गए। लिंक कैसा होंगे, लिंकिंग डॉक्यूमेंट जरूरी है कि आप है तो आपके साथ आपके बीवी का नाम हो, आपके बच्चों का नाम हो, वो सारी चीज, सर्टिफिकेट्स, टीसी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट और कई चीजें जिससे आप साबित कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए 3 बातें हैं। अब क्या हो रहा, गलती लोग 87 से पहले साबित करने के लिए तुले हुए याद रखें, गैर गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। चूंकि अगर ये चीजें ना मिले, चूंकि उस जमाने में आम नहीं थी, आप गांव में पैदा हुए, आप घर में पैदा हुए, उस जमाने में ऑफिस नहीं था, ये था वो था फला था, तो भी आपको कोई मेहनत करने की, परेशान होने की जर्रा बराबर भी जरूरत नहीं याद रखी। अब आइए, ये जो डॉक्यूमेंट अगर ना हो आपके बर्थ सर्टिफिकेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो और क्या क्या चल सकता है। तो ये आसाम के जो सीएनआरसी में जो बातें थी गवर्नमेंट ने दी थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ हो सकता है ये बदल जाए, इसलिए मैंने कहा कि अब तक कोई डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए बताया नहीं गया, लेकिन हम समझ रहे हैं ऐसे कुछ लगेगा। ठीक, तो पहली चीज तो बर्थ सर्टिफिकेट सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है आपका, अगर है तो सबसे अच्छी बात। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आपकी, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 10वीं का आपका सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्या आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं टीसी, उसके अलावा कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज की गई हो। लेकिन अब हमारा मसला ये है कि एक पे एक डेट ऑफ बर्थ दर्ज की हुई, दूसरे पे दूसरे, ये भी मसाइल पैदा करके रखे मुसलमानों। मतलब एक तारीख तो तय कर लो कब पैदा हुए। नहीं, उन्होंने जब बोले थे गलती से उन्होंने 10 को 12 लिख दिए, इन्होंने 13 लिख दिए, वो मैंने चौथा महीना और तीसरी तारीख बोला था, उन्होंने तीसरा महीना और चौथी तारीख मान लिए, तो जब भी सही क्यों नहीं कराया भाई, वो तो ऑफिसर का जब भी काम था दूसरा बना देता हो। अब कितनी मुश्किलात है, देखो 2 डेट ऑफ बर्थ, 2 ईयर ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, तो ये तो कम से कम एक जैसा होना चाहिए था। बहरहाल तो ये था एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल में दाखिला लिया था तो वो जो रजिस्टर में लिखा हुआ वो भी चलेगा, एक फॉर्म फिल सब चलेगा, पुराना कोई भी कागज है उसको वेस्ट मत समझिए, कुछ भी काम आ सकता है इंशाल्लाह। तो ये रखिए उठा। दूसरा एक अहम डॉक्यूमेंट जो है जो आपकी नेशनलिटी के लिए काम आ सकता है वो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अंदर। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लाइए स्कूल, क्योंकि पुराने जमाने में स्कूल में जब बच्चों को लिया जाता तो बर्थ सर्टिफिकेट ना होता तो टीसी को अहमियत दी जाती। उसके बाद के दौर में टीसी पे जो लिखा है बोलते थे बस यही माना जाएगा, अब तुम नाम मत दो, टीसी पे लिखा हुआ, अरे नहीं मेरा नाम तो ये है, नहीं बस अब वो फैज नहीं फयाज लिखा हुआ है टीसी पे, अब फयाज ही रहेगा तुम्हारा नाम, चलो अब टीसी पे जो है होता है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो लाइए, स्कूल में मिलते हैं। हर लिविंग सर्टिफिकेट का रूल होता है कि वो 3 बनाए जाते हैं,
एक स्कूल के पास हमेशा होता है, पहला वाला आपको फाड़ के दिया जाता है, दूसरे पे डुप्लीकेट लिखा होता है, तीसरा स्कूल के पास रहता है। तो एक तो है स्कूल के पास, एक डुप्लीकेट वाला होगा जो आपने निकाला नहीं, और एक जो असल है जो देते नहीं किसी को, वो भी रहता है उनका, वो भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, निकाल के ला लीजिए जाकर, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। नया खामोखा झूठे डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं, सत्य से पहले का है, जाइए ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से निकाल लीजिए, हो गया मामला खत्म। ठीक, इसके अलावा क्या चीजें हो सकती है, याद रखिए लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड ओनरशिप, स्पेशली 1971 से पहले जमीन जो कागजात होते जमीन के, फला जमीन ली थी, फला खेत लिया था, तो जमीन में कागज होते हैं, और वो लैंड रिकॉर्ड में जो नाम है वो मामूली नहीं होता, उसकी बड़ी अहमियत है, वो होना चाहिए। इसमें इस बात के लिए फिक्र मत कीजिए कि लैंग्वेज के चेंज होने से नाम में तब्दीली आई। हुकूमत ने पहले कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो जबानों के बदलने से होता है, ऐसा रिजवान और रिजवान, मराठी में रिजवान लिख देते हो, तो इससे कोई मसला नहीं होगा, बोले रिजवान ही माना जाएगा। ठीक है, तो वो फिक्र मत कीजिए कि वो RIZ था तो RIJ कर दिया उन्होंने, वो मसला नहीं है। हुकूमत ने पहले बोल दिया कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट बनते हैं तो अरबी का या उर्दू या फारसी नामों में तब्दीली आती है, तो वो मसला नहीं है, वो साबित कर सकते हैं, उसके लिए फिक्रमंद नहीं। सही करा सकते तो वो भी करा लो, फिक्रमंद मत हो उसके लिए, डरिए मत उस मामले में। ठीक है, तो लैंड रिकॉर्ड से ओनरशिप्स होती थी 1971 से पहले की। उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो आप बच्चों की जनरली बनाते होंगे, या आपने पहले बनाया होगा पुराना, चलिए 1987 से पहले आप पैदा हुए, TC नहीं थी आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट भी, लेकिन अगर डोमिसाइल या नेशनलिटी का भी बनाया हो, जो कि एजुकेशन के लिए लगता था, मालूम ना आपको, बर्थ, डोमिसाइल, नेशनलिटी सर्टिफिकेट एक ही साथ बनता था तीनों, एक पेपर आता था, उसमें लिखा रहता था कि इंडियन नेशनल है, इनका बर्थ यहाँ हुई, रेसिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ रहते हैं, तो इसको बोलते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल का माना होता है आप इरादा या नियत किस जमीन पर रहने का करते हैं, तो इसको बोलते हैं डोमिसाइल। ठीक है, मैं जैसे यहाँ से निकलूंगा, दिल्ली जाके थोड़े दिन रहूंगा, तो मेरी अगर नियत दिल्ली में रहने की थोड़े दिन है, साल 2 साल, तो मैं वहाँ का डोमिसाइल कहलाऊंगा, हालांकि मैं महाराष्ट्र स्टेट का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ का डोमिसाइल हूँ। तो वो सब लिखा होता, बच्चों के लिए बनाए होंगे लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट्स, जो आपके अगर महाराष्ट्र का बच्चा आंध्रा में जाके पढ़ रहा है, कर्नाटक में पढ़ रहा, तो बनता ही था कंपलसरी, वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ काम आएंगे, क्योंकि उस पर आपकी बर्थ डेट रहती है। और अभी जो नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है, जो अभी कोर्ट मान रही है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है, मालूम, डोमिसाइल नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो है, इसी को नेशनलिटी माना जाता है। अब आपका पासपोर्ट भी नेशनलिटी नहीं माना जाता है, आधार भी नहीं माना जाता है, वोटर ID भी नहीं माना जाता है, मालूम, या तो TC हो, या तो फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप का आता है, जो आपको कलेक्टर ऑफिस के अंदर बनता है। आप जाके अभी भी बना सकते हो, अभी डॉक्यूमेंट ज्यादा लगते हैं, पहले 4 डॉक्यूमेंट बनता था, अभी 6 डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करते हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका TC, आपका 10th का या 12th का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका अगर पासपोर्ट है तो मांगते, आपका आधार मांगते, आपका पैन लेते, आपका वोटर ID, कई चीजें लेते हैं, और उसके बाद आपका जो लोकल कलेक्टर ऑफिस आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। आज भी आप अगर इंडिया से बाहर ट्रैवल करेंगे, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएंगे, तो वो बोलते हैं आपके सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लाइए। आप बोलेंगे पासपोर्ट है ना, नहीं, पासपोर्ट सिटीजनशिप नहीं होता, तो आपको यहाँ बनाना ही पड़ता है। वो तो पहले आसानी से बनता था 2019 से पहले, अभी मुश्किल से, लेकिन बनता है, बना लीजिए जाकर, ये भी होगा। या 87 से पहले अगर बनाया होगा, वो भी डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका नेशनलिटी का, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फिर वो लिंक डॉक्यूमेंट से आपके बच्चे वगैरह सब हो जाते हैं, समझना बात, बच्चों वगैरह को बनाना है, बना लीजिए, आपका तो भाई वो भी कर लीजिए, कोई मसला नहीं, सबके सब डॉक्यूमेंट बना लीजिए, नहीं है तो बनाइए, है तो बहुत अच्छी बात। ये 87 से पहले वालों को बनाइए, उसके बाद वालों को बना के रखिए, इसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेशनलिटी सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप का उसमें तस्करा आता है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट भी इसके लिए वैलिड होगा, क्योंकि आसाम में यही हुआ, भाई आप जॉब करते थे, चलो उस पर क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई, आपने जॉब ज्वाइन किया, हो गया नेशनलिटी हो गया, मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, आर्म फोर्सेस में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, स्टेट गवर्नमेंट के किसी उसमें थे, सब वैलिड है, अदर ये भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट और सर्विस बुक्स जो आपकी थी, जो उस टाइम में पुराने बैंक अकाउंट थे, तो वो भी वैलिड माने जाते, वो डॉक्यूमेंट भी आसाम में कबूल किए गए कि भाई किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज बैंक, लाओ तुम्हारा अकाउंट था 71 से पहले, यहाँ था भाई अकाउंट, चलो वहां जाते हो बैंक से वो करे, वो भी माना जा रहा है। ठीक है, सर्विस बुक होते थे, पोस्टल इंश्योरेंसेस होते थे उस जमाने, जो भी डॉक्यूमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, याद रखें। इसी तरह जो है इलेक्शन कार्ड था आपके पास पुराना, वो भी चलेंगे इसके अंदर, वो भी माना जाएगा, इलेक्शन कार्ड भी वैलिड डॉक्यूमेंट है। अभी जो कबूल हो रहे चंद में से, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपका डोमिसाइल, और तीसरा आपका इलेक्शन कार्ड भी माना जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कार्ड 3rd नंबर पे आता है। अभी जो चीजें मानी जा रही है,
आधार पासपोर्ट को उन्होंने कह दिया यही नहीं वैलिड है, तो छोड़ ही दीजिए उसको तो आप, ठीक। लेकिन बना लीजिए, बनाने से क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट तरतीब में आ जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट बनाने में वो पूरा असेसमेंट करते हैं, नाम और फला तो सब सही हो जाता है। फिर नाम FAIZ, FAYZ, FAYYZ, FA कुछ भी लिखे हुए नाम सब सही हो जाते, तो कहूंगा बना लो, अच्छा है सारा डॉक्यूमेंट। फिर क्या बोलते हैं उसको, आम जबान में कहेंगे वलंबे में आ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं सब। कर लो भाई सब चीज, तो बना लो जाके अभी भी पासपोर्ट। नेशनलिटी तो साबित नहीं होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट तो बन जाएंगे, सब सुधर जाएंगे, नाम वगैरह जो गड़बड़ है ये है वो सब हो जाता है। पासपोर्ट भी एक डॉक्यूमेंट है, चूंकि उसको भी माना गया कि 71 से पहले का पासपोर्ट एक्सपायर पासपोर्ट भी था तो वैलिड माना गया। एक शख्स का 1971 से पहले पासपोर्ट था एक्सपायर, लेकिन उस पर डेट ऑफ बर्थ ही माना गया, इसको भी लिया जाएगा। उसके बाद वाले नहीं, 1987 वालों के लिए बोल रहा हूँ, 71 से पहले के पासपोर्ट भी वैलिड है। तो अब किसी के पास ना डेट ऑफ कैसी सर्टिफिकेट है ना कुछ है, पासपोर्ट है पुराना, लाओ उसको, वो भी आपका माना जाएगा कि ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखें। और इस सबकी कट ऑफ डेट्स है, मैंने सब बता दिया। कट ऑफ डेट्स 1 जुलाई 1987, उससे पहले, उसके बाद 2 दिसंबर, उसके बाद 3 दिसंबर से लेकर 2004 तक। तो सारी चीजों अगर अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट से ही सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। अब ये तो कंपलसरी, पासपोर्ट बनाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा 2004 के बाद जो पैदा हुए उनको, ठीक। बहरहाल ये सब चीजें अब इन डॉक्यूमेंट के अंदर जो नहीं है बना लो, जो है अच्छी बात है। अब इसमें एक अहम चीज है, उसको चेक करो क्या नाम लिखा हो भाई। मोहम्मद तो इतने अजीब व गरीब लिखे हुए, MUHAMMAD, MUHAMMAD, MOHD, MD, M डॉट, क्या है। अब कैसे साबित करेंगे, 4 मोहम्मद अलग अलग लिखे हुए आपने। आप जो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में बने उसमें तो नाम सीधे होना था ना, चलो जो इंग्लिश से मराठी में, मराठी से इंग्लिश में, ठीक है, उसमें गड़बड़ थी। इंग्लिश वाले डॉक्यूमेंट में आपने सही नहीं कराया। अब रिजवान है RIZWN, RIJWN, RIJJWN, ये तो कम से कम सही कहा थे। माँ का नाम अजीब गरीब लिखा, बेगम फातिमा, किसको याद नहीं कि बेगम लगाते, अम्मी के नाम के आगे फातिमा। आधे डॉक्यूमेंट में बेगम, आधे डॉक्यूमेंट में फातिमा, अम्मा का नाम कौन पूछ रहा। अरे यहाँ जरूरी डॉक्यूमेंट में माँ का नाम भी सही होना, माँ बाप दोनों है ना, माँ का नाम अलग रहेगा तो कैसे साबित करेंगे फिर आप, क्योंकि नेशनलिटी तो माँ से भी आ सकती है ना, साबित कर सकते हैं। सिर्फ बाप के डॉक्यूमेंट पूरे होना जरूरी थोड़ी, यहाँ से भी होगा, किसी का भी नहीं। 50 नाम लिखे हुए आप, I और A को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना, मतलब कहीं आई है तो ई लिखा हुआ, कहीं है तो आई लिखा हुआ, कराओ इसको सही। ये सब चीजें कोई कीमत और पैसे नहीं लगता, ऑनलाइन आजकल हर चीज अवेलेबल है। इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आपको बनाना है, हमारा माइनॉरिटीज डेवलपमेंट सेंटर है रोशन गेट के ऊपर, वहीं डॉक्यूमेंट सब बनते हैं, करेक्शन भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वहां आप जाकर बहरहाल ये सारी चीजें बना सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या चीजें आपकी रिकॉर्ड होंगी, कोर्ट का मैंने कहा, कोर्ट रिकॉर्ड्स भी इसमें काम आएंगे। 1971 के पहले के केसेस थे आपके, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स थे, टैक्सेस कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी भरे होंगे तो ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टैक्स भरे होंगे। एक केस सुनाता हूं मैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही केस है कि एक साहब थे, उनकी कास्ट थी मोमिन, लेकिन उनके नाम में मोमिन कहीं लिखा हुआ था, उनको सर्टिफिकेट बनाना है OBC का। तो कहा कि एक डॉक्यूमेंट चलाओ मोमिन लिखा हुआ, कहीं मोमिन लिखा हुआ नहीं, मतलब मोहम्मद फला सब वही लिखा हुआ। तो एक तो होना चाहिए। बड़े परेशान हुए कहाँ से लगा डॉक्यूमेंट। तो फिर वो क्या हुआ, घर के अंदर पुराने कागजात निकाल रहे थे, तो गाँव के रहने वाले थे, तो होता ना वो पुराने उसमें तार के अंदर यूं वो डॉक्यूमेंट अटकाते रहते, चिट्ठियां। उसमें उन्होंने कुछ चिट्ठियां अटकाई थी, जब वो अपना खेती का माल ले जाकर एक मंडी में बेचते थे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट मंडी चलाती थी, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भरना पड़ता था, पौती बनती थी, वहाँ पौती बनती थी, मोमिन मोहम्मद फला, तो वहाँ वो लिखाते थे वो नाम। वो चिट्ठियां थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, 5 रुपये 2 रुपये टैक्स जो था, वो चिट्ठी की बुनियाद पे उनको OBC सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि वैलिड डॉक्यूमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने आपके नाम में वो लिखा, मोमिन फला फला, समझ रहे आप। देखिए डॉक्यूमेंट भी वैलिड हुआ, तो टैक्स पावतियां हो सकती है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के आपके स्कीम्स हो सकते हैं, ये सब आपके वैलिड डॉक्यूमेंट। बैंक अकाउंट्स पुराने हो सकते हैं आपके, ये सब वैलिड अकाउंट्स। आर्म्स लाइसेंस हो सकते हैं आपके, हथियार वगैरह जो लोग लाइसेंस से लेते हैं वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट, चुके सब माना आता है, इंडियन नेशनल को मिलते हैं ना। तो बहरहाल ये सारी चीजें याद रखिए। बॉन्ड्स हो सकते हैं बैंक्स वगैरह के जो आपके नाम पे होते हैं, ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, क्या क्या आसाम में हुआ था वर्क दिया, अब आप क्या बनाना चाहिए। यहाँ आप हालात वैसे आने से पहले, पहला है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो कुछ कोशिश कर सकते करिए, लेकिन कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, वो मैंने बता दिया। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट लग सकते बता दिया। दूसरा, TC आपकी नहीं है तो निकाल के लाइए और उठा के रखिए। इन सब चीजों मतलब निकाल के ला लिए एक साथ, और वो घर में पानी आ गया था सब चला गया, ये मत कीजिए, चूहों ने खा लिया, और ये हिफाजत कीजिए इन डॉक्यूमेंट्स। तो TC है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने सब निकालिए। अब तो आपका जो डिजी ऐप आता है, डिजी लॉकर बोल के गवर्नमेंट का एक ऐप है, आपके आधार से लिंक होता है। आधार और आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर से खुलता है।
आपका सारा रिकॉर्ड 1990 के बाद का ऑनलाइन आ चुका है। आपका लाइसेंस भी उससे मिलेगा, आरसी बुक मिलेंगी, टैक्स कॉपी मिलेंगी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12 का सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ आ चुका है। आप जाइए डाउनलोड कर लीजिए। इसीलिए अभी आप गाड़ी चला रहे तो आपको लाइसेंस और उसके डॉक्यूमेंट कैरी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन दिख जाता है। बस वो आप खोल के बता दें ऐप काफी है। इवन एयरपोर्ट पे भी आपको आईडी बताना है, वो ऐप खोलिए, उसके अंदर का आधार बताइए, आपको वैलिड है। आपको ही नहीं बोलता कि फिजिकल आईडी बताओ, उसके डॉक्यूमेंट सब वैलिड मानेगा। वो ऐप डाउनलोड कीजिए, सब आपको मिल जाएगा। अगर 1990 के बाद आप पास हुए तो खाली आपको सीट नंबर से याद रखना है, कौन सा साल और सीट नंबर डालिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे देता है। ठीक है, तो बहरहाल ये सब चीजें ऑनलाइन भी अब होती है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक, तो आपको ये बनाना है, आधार आपका सही कर ले, नहीं है तो बना ले और सही कर ले, नाम पता वगैरह वगैरह जो भी, माँ का नाम, बाप का नाम, पैन कार्ड है, पासपोर्ट बना लीजिए, तो ये डॉक्यूमेंट सब आपके सही हो जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। वोटर आईडी होना चाहिए, 18 साल से ऊपर के जितने बच्चे, याद रखिए उनका। एक गलतफहमी लोगों की होती है, बच्चों का पैन नहीं बनता, पैन बच्चों का ही बनता है, 1 दिन के बच्चे का भी पैन बनता है। सिर्फ इतना है, इसकी फोटो नहीं आती, उसके ऊपर फोटो आती है 18 साल के बाद, बना सकते हैं आप, वो भी बनाइए, कोई मसला। 1 दिन का बच्चा है, पैदा होते ही आधार पैन सब बना लेना, उसका देर करने की जरूरत नहीं, सब डॉक्यूमेंट आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है रेशन कार्ड अगर है तो उसको उठा के रखिए, बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट है, नहीं है तो नाम वगैरह डालिए। हालांकि ये नेशनलिटी का कोई प्रूफ नहीं है, बट ये कागजी एतबार से अहमियत का हमें अपनी जगह आज भी है, याद रखिए। प्रॉपर्टी टैक्स की पावतियां जितनी है कहीं भी भरे होंगे, 5 रुपए की ना उठा के रखिए, ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स याद रखिए। लाइट बिल्स अगर आपके नाम पे कभी थे, ये भी उठा करके, पुराने से पुराना, ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। कैश कनेक्शन अगर आपके पास होंगे कोई, ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने गए। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है, ये भी उठा के रखिए, याद रखिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहे कभी भी हो, बेच भी दियो तो वो बेचने के बाद भी उसका एक कॉपी अपने हमेशा रखिए, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, आप याद रखिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालिए, याद रखिए। मैरिज सर्टिफिकेट्स अगर आपके नहीं बने हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट